भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। अररिया के ई पावन धरती मां अहाँ सबके प्रणाम करे छी। अररिया फणीश्वर नाथुरायण जी की भूमि है और जब जब भी मुझे यहां आपके बीच आने का अवसर मिला है, हर बार बाबा मदनेश्वर और मां काली की कृपा और आप जनता जनार्दन आपका भरपूर आशीर्वाद मिला है। आज भी अररिया और सुपौल का ये स्नेह मेरे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके इस कर्ज को उतारने के लिए मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और तीसरे कार्यकाल में आपके हित में, देश के हित में और ज्यादा बड़े फैसले देश लेने वाला है। साथियों, मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में इन दिनों जनता जनार्दन के आशीर्वाद मांगने के लिए जा रहा हूं और देश के कोने में जहां जहां गया, शहर हो, गांव हो, पुरुष हो, स्त्री हो, युवा हो, युवती हो, पूरे देश एक ही बात कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, आज दूसरे चरण का मतदान भी चल रहा है। ये लोकतंत्र का महापर्व है। मेरे सभी मतदाताओं से, विशेषकर युवा वोटर से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालने के लिए जाएं। मैं जानता हूं गर्मी का समय है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी हमें देश के हित में, लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट देने का अपना कर्तव्य निभाना ही चाहिए। हमें एक कदम भी पीछे नहीं रहना चाहिए। और मेरा तो आपसे भी आग्रह है, जब आपके यहां मतदान का दिवस हो, हर पोलिंग बूथ में यात्रा निकाल करके 20-20, 25-25 लोग गीत गाते गाते, थाली बजाते बजाते, उत्सव मनाते मनाते पोलिंग स्टेशन पर वोट देने के लिए जाना चाहिए। पोलिंग बूथ पर उत्सव का वातावरण होना चाहिए। ये लोकतंत्र है।
प्रचार में कितनी ही तू मैं चलती रहे, लेकिन मतदान का दिन पूरे इलाके का उत्सव का दिन होना चाहिए। साथियों, 2024 का ये चुनाव भारत को आर्थिक और सामरिक रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए चुनाव है, और इसमें बिहार के आप सभी मेरे जागरूक भाई बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है। गुलामी के लंबे कालखंड से पहले जब बिहार समृद्ध था, तब भारत एक महाशक्ति था। आज जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए चल पड़ा है, तो बिहार की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। बिहार के लोगों की प्रतिभा, यहां के लोगों की बौद्धिकता, यहां के लोगों की परिश्रम की पराकाष्ठा करके दिखाने का जो जज्बा है ना, ऐसा जज्बा कहीं और देखने को नहीं मिलता है। बिहार के इस सामर्थ्य को और बढ़ाने के लिए दिल्ली में आपका ये सेवक और यहां बिहार में हमारे नीतीश जी और उनकी पूरी टीम पूरी शक्ति से काम कर रहे हैं। साथियों, आरजेडी कांग्रेस के इंडी गठबंधन को ना देश के संविधान की परवाह है और ना ही लोकतंत्र की परवाह है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना। पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। बिहार के लोग साक्षी हैं कि कैसे आरजेडी कांग्रेस के शासन में चुनावों में मतदान पत्र, बैलेट पेपर लूटे जाते थे। इतना ही नहीं, गरीबों को तो वोट डालने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। मेरे दलित भाई बहन, मेरे पिछड़े भाई बहन, उनको तो डंडे के चोट पे घर के बाहर निकलना मना कर दिया जाता था। अब जब गरीबों को, देश के ईमानदार मतदाता को ईवीएम की ताकत मिली है, तो ये जो चुनाव के दिन लूट चलाते थे, वोट हड़प करने के खेल खेलते थे, इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी भी वो परेशान है और इसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है, कैसे भी करके ईवीएम हटना चाहिए, ये बटन दबाने वाला खेल बंद होना चाहिए। यही उनका खेल चल रहा है। इंडी गठबंधन के हर नेता ने ईवीएम को लेकर जनता के मन में संदेह पैदा करने का पाप किया है। लेकिन आज
देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए, बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान की ताकत देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मतपेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं। आज उच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। आज जब पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनाव प्रक्रिया की, भारत के चुनावों में टेक्नोलॉजी के उपयोग की वाहवाही करती है, तारीफ करती है, तब ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए बदनीयत से ईवीएम को बदनाम करने पर लगे पड़े थे। इन्होंने लोकतंत्र के साथ लगातार विश्वासघात करने की कोशिश की है, लेकिन आज इन्हीं लोगों को देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। भाइयों बहनों, आज का दिन लोकतंत्र के लिए शुभ दिन है। आज का दिन लोकतंत्र के लिए विजय का दिन है। मेरे साथ मैं नारा बुलवाता हूं, बोलिए। मैं कहूंगा लोकतंत्र, आप कहे जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र। मैं दूसरा नारा बुलाता हूं, बाबा साहब आम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब आम्बेडकर, बाबा साहब आम्बेडकर, बाबा साहब आम्बेडकर। इंडी गठबंधन के हर नेता को देश की जनता की माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? साथियों, आज देश में राजनीति की 2 मुख्य धाराएं बन गई हैं। एक धारा बीजेपी और एनडीए की है, जिसका मकसद है देश के लोगों को सशक्त करना, हर लाभार्थी के दरवाजे तक खुद जाकर उसे लाभ पहुंचे। इसके विपरीत एक ऐसी धारा है कांग्रेस और आरजेडी की, इंडी गठबंधन वालों का मकसद है देश के लोगों से छीनना, उन्हें तरसाकर रखना और खुद की तिजोरी भरना। जैसे कांग्रेस हो या आरजेडी, इन दोनों पार्टियों ने बिहार के लोगों को विकास के लिए तरसा कर रखा। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर बिहार के करोड़ों लोगों को
दाने दाने का मोहताज बना दिया था। किसी के पास खेत खलिहान है तो नौकरी के बदले उसकी जमीन छीन लो। किसी पास नौकरी है तो तनख्वाह छीन लो। किसी के पास गाड़ी है तो गाड़ी छीन लो। कोई थोड़ा भी सामर्थ्यवान है तो उसका अपहरण करवा लो। यही जंगल राज के दिनों का हाल था। यही आरजेडी और कांग्रेस के शासन का तरीका था। नीतीश जी ने और बीजेपी के लोगों ने और एनडीए के सब साथियों ने बड़ी मेहनत करके बिहार को उस जंगल राज से बाहर निकाला है। अब एनडीए की सरकार मिलकर प्रयास कर रही है कि हर लाभार्थी के दरवाजे पर पहुंचे उन्हें अपनी योजनाओं से जोड़े। पिछले 10 साल में बिहार के लोगों को 50,000 करोड़ रुपए, ये आंकड़ा याद रखोगे? मेरे बिहार के लोग तो बहुत जागरूक है। मैं जो आंकड़ा बोल रहा हूं याद रखोगे? जरा आप जवाब दे तो मैं बोलूं। जो मैं आंकड़ा बोल रहा हूं याद रखोगे? जो आंकड़ा मैं कह रहा हूं याद रखोगे? 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सीधा दिल्ली से आप सब लोगों के खाते में भेजे गए हैं। 50,000 करोड़ रुपया। अररिया और सुपौल के किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 1,600 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई रिश्वत नहीं, कोई कट नहीं, कोई चोरी नहीं, सीधा किसान के खाते में मोदी ने भेजा है। यहां अररिया और सुपौल दोनों जिलों में गरीबों को 3 लाख पक्के घर मिले हैं। 3 लाख पक्के घर। साथियों, बहनों बेटियों के जीवन को आसान बनाना ये एनडीए की प्राथमिकता है। बहनों को उनकी सुविधा के लिए नल से जल मिला है, शौचालय मिला है, मुफ्त बिजली कनेक्शन मिले हैं। एनडीए सरकार की मुफ्त राशन की योजना ने हमारी माताओं, बहनों, बेटियों की बहुत बड़ी चिंता समाप्त कर दी है। 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज वाली आयुष्मान योजना बहनों बेटियों के लिए नई संजीवनी बनाई है। भाइयों बहनों, हम लोग तो जानते हैं अपने परिवारों में, क्योंकि मैं भी तो आप ही की तरह बिल्कुल सामान्य परिवार से, गरीब परिवार में पैदा होकर के आया हूं। और इसलिए मैंने वो दुख दर्द क्या होता है ना, वो जी करके आया हूं। आपने भी वही देखा है। हमारे यहां परिवार में कोई मां बीमार हो जाए ना, गंभीर बीमारी हो, लेकिन वो घर में किसी को पता ही नहीं चलने देती। वो दुख सहन करती है, काम करती रहती है, लेकिन घर में किसी को पता नहीं चलने देती कि उसे इतनी बड़ी मुसीबत हो रही है। क्यों?
कि मां के मन में विचार रहता है कि अगर बच्चों को, परिवार को पता चल जाएगा कि मुझे बीमारी है तो वो मुझे अस्पताल ले जाएंगे, बहुत खर्चा होगा, ये बच्चे कर्ज कर देंगे और मेरे मरने के बाद बच्चों को कर्ज में जीना पड़ेगा। मैं अपने बच्चों को कर्ज नहीं करने दूंगी, मैं बीमारी सहन कर लूंगी, अगर मौत जल्दी आएगा तो स्वीकार कर लूंगी, लेकिन मेरे बच्चों पर मैं कभी भी कर्ज नहीं होने दूंगी। और हमारे देश की माताएं बहनें कितना ही ज्यादा दर्द क्यों न हो, कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों न हो, वो सहन करती रहती है। तब मेरे मन में विचार आया कि फिर इस बेटे का दिल्ली में बैठने का क्या मतलब है। अगर गरीब का बेटा दिल्ली में बैठा है, आपका बेटा दिल्ली में बैठा है, तो हर मां मेरी मां है। उसका दर्द, उसके स्वास्थ्य की चिंता दिल्ली में उसका बेटा करेगा और उसका इलाज का पूरा खर्चा ये आपका बेटे करेगा। और अब मैं एक नई योजना आपके पास लेके आया हूं। किसी भी जाति बिरादरी में पैदा हुआ हो, कुछ भी कमाता हो, शहर में रहता हो, गांव में रहता हो, अब हर परिवार में बुजुर्ग होते ही होते हैं। 70 साल की उम्र के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची हमारे परिवार में होते ही हैं। और वो कमा धमा तो सकते नहीं है, और जब कमा धमा सकते नहीं और बीमारी तो आ ही जाती है इस उम्र में, और बीमारी आती है तो जो बच्चे कमाते हैं उन पर खर्च आ जाता है। अब बच्चों के लिए चिंता होती है कि मां बाप की बीमारी में पैसा खर्च करूं कि बच्चों की पढ़ाई में खर्चा करूं। और इसलिए जो 40, 50, 55 साल का बेटा जो मेहनत करके कमा रहा है उसको एक बोझ रहता है। अब आपका ये बोझ भी मोदी उठाएगा। 70 साल की ऊपर के आपके पर किसी भी परिवार में बुजुर्ग माता पिता है, अब उनका इलाज का खर्चा उनके संतानों को नहीं करना पड़ेगा, ये उनका बेटा करेगा। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी आपका हक छीनने की प्रवृत्ति से बाज नहीं आ रहे। अब कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के आरक्षण का हक छीनने की बहुत गहरी साजिश रची है। और ये मैं बहुत जिम्मेवारी पूर्वक कहता हूं। देश के संविधान ने, बाबा साहब आंबेडकर ने साफ साफ कहा है कि भारत में धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता। लेकिन कांग्रेस पूरे देश में धर्म आधारित आरक्षण के लिए जोर लगा रही है। कांग्रेस चाहती है कि उसका कर्नाटका का आरक्षण का जो मॉडल है वो पूरे देश में लागू हो। और ये कर्नाटका का आरक्षण का मॉडल क्या है, ये कर्नाटका का रिजर्वेशन का मॉडल क्या है, आप सब बिहार के मेरे भाइयों बहनों को मैं ध्यान से समझाना चाहता हूं। और जो लोग नहीं है ना,
उनको भी मेरा ये वीडियो जरूर भेज देना, पूरे बिहार के घर घर में पहुंचा देना। मैं जरा बड़े दर्द और दुख के साथ, और आपकी चिंता है ना इसलिए मैं बात कहना चाहता हूं। कर्नाटका का मॉडल क्या है? कर्नाटका में कांग्रेस ने ये जो ओबीसी समाज को आरक्षण मिलता है, जो 27% का कोटा है, उसमें से चोरी करने का बहुत बड़ा खेल खेला है। उसमें से काट करके धर्म के आधार पर मुसलमानों को देने का षड्यंत्र किया है। अब सुप्रीम कोर्ट मना करे, संविधान मना करे, तो उन्होंने एक नई चालाकी की है और सभी के आंख में धूल झोंक करके, ओबीसी समाज की आंख में धूल झोंक करके पर्दे के पीछे उन्होंने खेल खेला है। उन्होंने क्या किया? रातों रात कर्नाटका में जितने भी मुसलमान समाज के लोग थे, कितने ही अमीर क्यों न हो, कितने ही पढ़े लिखे क्यों न हो, भले कोर्ट में जज बन करके बैठे हो, कोई भी हो, रातों रात उन्होंने एक कागज पे थप्पा मार करके उनको ओबीसी बना दिया, सबको ओबीसी बना दिया। अब परिणाम क्या हुआ? जो ओबीसी समाज के लिए 27% आरक्षण था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा इनके खाते में चला गया, और जिस ओबीसी समाज को आरक्षण मिला था, उनका हक सवालिया निशान में फंस गया। इन्होंने ओबीसी के हक पर डाका डाला है, और अब यही काम कांग्रेस यहां बिहार में, देश के और हिस्सों में करना चाहती है। और यहां तो आरजेडी पूरी तरह उनका समर्थन कर रही है। आप मुझे बताइए, आरजेडी ने कांग्रेस के इस पाप के विरुद्ध में एक शब्द भी बोला है क्या? एक शब्द भी बोला है क्या? यानी यहां बिहार के हमारे जो कुर्मी भाई बहन हैं, कुशवाहा भाई बहन है, मंडल है, यादव है, निषाद है, कई सारी हमारी जातियां ओबीसी समाज में आती है, और मैं खुद उसमें से आता हूं, इसलिए मुझे पता है कि हम लोगों की जिंदगी क्या है। ओबीसी जातियों का आरक्षण छीनकर कांग्रेस अपने चहेते वोट बैंक को देना चाहता है। मैं जरा मेरे बिहार के जागरूक नागरिकों से पूछना चाहता हूं, आप मुझे पूरी ताकत से जवाब देंगे? आप सब मुझे जवाब देंगे? जो पीछे खड़े हैं वो भी जवाब देंगे, जो इधर बैठे हैं वो भी जवाब देंगे, जो इतने दूर से मुझे देख नहीं पा रहे वो भी जवाब देंगे? क्या आप ओबीसी के आरक्षण को लूटने देंगे? क्या आप ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने देंगे? क्या आप अपना हक जाने देंगे? आज इनकी नजर ओबीसी के हक पर है, कल कांग्रेस आरजेडी इसी तरीके से एसटी एससी का हक भी छीनने का पाप करेगी। ये मैं आपको चेताना चाहता हूं। साथियों, तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस आरजेडी जैसी पार्टियां इतनी धंस गई हैं कि उनके लिए संविधान कोई मायने नहीं रखता। संविधान की भावना मायने नहीं रखती, बाबा साहब आंबेडकर की बात मायने नहीं रखती।
2011 में जब दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस की सरकार थी, ये आरजेडी वाले सरकार में थे, तब उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट ने ओबीसी आरक्षण का हिस्सा छीनकर, डाका डालकर धर्म के आधार पर वोट बैंक को आरक्षण देने की मंजूरी दे दी थी। उस समय जागरूक कोर्ट ने इन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। बावजूद इसके ओबीसी कोटे से अपने वोट बैंक को आरक्षण देना सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद भी इन्होंने घोषणा पत्र में रखा। साथियों, जब मैं कांग्रेस द्वारा सिर्फ मुसलमानों को प्राथमिकता दिए जाने की बात करता हूं, इंडी गठबंधन का भेदभावपूर्ण रवैया देश के सामने रखता हूं, तो कुछ लोग आग बबूला हो जाते हैं। उनकी पूरी इकोसिस्टम पिछले एक सप्ताह से मेरे बाल की खाल उधेड़ रही है, मेरे बाल नोच रही है। आज मैं इन सबको चुनौती देता हूं। पहले तो समझ लें, 25 साल हो गए, आपने मुझे बहुत डराने की कोशिश की, अभी तक नहीं डरा पाए हो। अब कोशिश बंद कर दो। साथियों, इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम, जो आए दिन मोदी को गालियां देता था, आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है। जो मीडिया पहले के बयान को गलत ठहरा रही थी, उसने भी चुप्पी साध ली है। और मैं दिल्ली में उन मीडिया के लोगों को रात देर जाकर के देखा था। मैं आज उनकी व्यक्तिगत रूप से आलोचना करना नहीं चाहता हूं और नहीं ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मैं देख रहा था, बिना सबूत, बिना जानकारी, बिना फैक्ट चेक किए एकदम से मोदी पर हमला बोलने के लिए नए नए शब्दों का श्रृंगार कर रहे थे। आज वीडियो सामने आ गया है। मेरा तो मीडिया से आग्रह है कि वो इस वीडियो, मनमोहन सिंह जी के वीडियो को देश को दिखाने की हिम्मत करें, जरा देश की जनता को जागरूक करें। नहीं करेंगे, ये इनका इकोसिस्टम है, देखना आप, शाम तक गोलमोल करके डिब्बे में बंद कर देंगे। देश को भी जानना चाहिए कि इंडी गठबंधन ने 10 वर्षों तक किस मानसिकता से सरकार चलाई है। भाइयों बहनों, मैं खुल करके कह रहा हूं, पहले दिन से कह रहा हूं, इस देश के जो संसाधन है, इस देश की जो भी संपत्ति है, इस देश की जो भी संभावनाएं हैं, अगर उस पर पहला किसी का हक है तो मेरे देश के गरीबों का है, मेरे देश के मजदूरों का है,
मेरे देश के खेत में मजदूरी करने वाले किसानों का है। मेरे देश में गरीबी में जीने वाली मेरी माताओं बहनों का हक है। किसी भी धर्म के क्यों न हो, लेकिन अगर वो गरीब है तो पहला हक उस गरीब का है। ये मोदी की सोच है। कांग्रेस ने जिस तरह अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए देश के हिंदुओं के साथ भेदभाव किया, पक्षपात किया, आज कांग्रेस की कलई खुल गई है। साथियों, इस बार भी जो मुस्लिम लीगी घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है, और मैंने पहले दिन कहा था, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। और उसका भी सार यही, सत्ता के लिए छटपटा रहे लोग संविधान तक बदलने की हद तक जा सकते हैं। भाइयों और बहनों, यहां नीतीश जी के नेतृत्व में इतने सालों से हम मिलकर सरकार चला रहे हैं। हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म के लोगों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमने किसी से कुछ नहीं छीना, संविधान के हिसाब से सबको ध्यान रखा। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी जैसी पार्टियां अपने स्वार्थ में संविधान की मूल भावना के खिलाफ जा रही है। भाइयों और बहनों, जब कोई भी देश आगे बढ़ता है तो उसके नागरिकों की संपत्ति भी बढ़ती है, उनकी कमाई भी बढ़ती है, उनके अवसर भी बढ़ते हैं। बीते 10 वर्षों में भारत की भी संपदा, भारत के संसाधन कई गुना बढ़े हैं। अब आप मुझे बताइए, ये जो देश के संसाधन है, इन पर पहला हक गरीबों का है कि नहीं है? मेहनत कश लोगों का है कि नहीं है? जो देश को बनाते हैं उनका हक है कि नहीं है? ये हक आपका है और मोदी आपका है। ये हक गरीब का, दलित का, पिछड़े का, आदिवासी का है। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि इन संसाधनों पर पहला हक उनके वोट बैंक का, खास लोगों का है। कांग्रेस ने कहा है कि वो आप लोगों की संपत्ति का, आपकी जमीन का, आपके खेत का, महिलाओं के गहनों का, स्त्री धन का, अरे मंगलसूत्र की भी जांच करवाएंगे। उन्होंने घोषणा की वो एक्सरे लेकर के आए, एक्सरे निकालेंगे अगर सरकार उनकी बनी, और आपके घर में क्या पड़ा है, कहीं गहना दबा के छुपा के तो नहीं रखा, ये सारा हिसाब किताब निकालेंगे। और फिर आपके पास जो भी थोड़ी बहुत संपत्ति होगी वो छीनकर उसे अपने ये लोग वोट बैंक को दे देंगे। मुझे बताइए, आपके हक का, आपकी मेहनत की कोई भी चीज ये अगर छीनना चाहते हैं, ये खुली लूट होगी कि नहीं होगी? ये खुली लूट होगी कि नहीं होगी? साथियों, हमारे गांवों में सामान्य परिवार के पास कच्चा पक्का छोटा सा घर होता है, खेत खलियान होता है। कई बार खेत घर अपने पुरखों से, माता पिता से मिलते हैं, और कई बार वो खुद भी खरीद लेता है। आप सोचते हैं कि आपके जाने के बाद ये आपकी संपत्ति आपके बच्चों के काम आएगी। लेकिन कांग्रेस ने एक नई योजना बनाई है कि आपकी संपत्ति को भी आप अपने बच्चों को पूरी नहीं दे पाएंगे। वो कहते हैं 50% से ज्यादा, आधे से अधिक संपत्ति ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि आरजेडी वाले उनकी सरकार बनेगी तो जब तक कर लेंगे, सब तक छीन लेंगे। आप अपने बच्चे को जो संपत्ति देना चाहते हैं, आपके गुजर जाने के बाद कांग्रेस उस पर 55% टैक्स लगाना चाहती है। और इसलिए आज देश में एक नया नारा गांव गांव से सुनाई दे रहा है, हर गरीब के घर से सुनाई दे रहा है
और नारा कह रहा है, कांग्रेस की लूट, कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। साथियों, एनडीए गठबंधन की सोच को एनडीए को दिया आपका वोट रोक सकता है। उनको रोकने की ताकत आपके वोट में है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जी जान से लड़ूंगा, लेकिन उनके ऐसे मंसूबे पार नहीं होना देगा। साथियों, इस क्षेत्र में नए हाईवे हो, नई रेल हो, नई ट्रेन हो, ऐसे काम हो रहे हैं। पूर्णिया में इथेनॉल प्लांट से किसानों का कितना फायदा हो रहा है। ऐसा ही काम बिहार में नया निवेश लाएगा और निवेश से नौकरी मिलेगी। इसलिए 7 मई को कमल के फूल और तीर चुनाव चिन्ह पर हर बूथ पर भारी मतदान होना चाहिए। अररिया से मेरे साथी भाई प्रदीप कुमार सिंह और सुपौल से हमारे जेडीयू के साथी दिलेश्वर कामेत जी को आप जो वोट देंगे ना, वो वोट सीधा सीधा मोदी को मिलने वाला है। तो घर घर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा वोट करवाएंगे। मेरा एक और काम करिएगा, घर घर जाइएगा और कहिएगा कि मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम कहा है, मेरा प्रणाम हर घर को पहुंचा देना। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।